हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, इसमें आज हम लोग परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 20 जो कि उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और प्राचीन मापतौल प्रणालियां हैं, इसे हम कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 भाग में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए मैंने इसके 2 भाग बना दिए। आज के पार्ट में हम लोग बात करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे गंगा प्रदूषण और प्राचीन मापतौल प्रणालियाँ। ठीक है, वो छोटी सी वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज आपके आने वाले सभी आगामी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूकेपीएससी कराए, चाहे यूके कराए, या फिर वो एग्ज़ाम आपके इस साल हो या अगले साल हो, कभी भी होंगे। अगर उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे ये सारी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अच्छे से कवर करो, डिटेल में पढ़ो, ताकि हमेशा आप लोगों के लिए काम आए। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास के लिए प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व इसके अंतर्गत राज्य में संचालित प्रमुख वैज्ञानिक गतिविधियों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित शोध के लिए या फिर जो भी इसमें कार्यक्रम हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों का संचालन राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संपन्न होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसके अंतर्गत जो भी आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी संस्थाएं इसके अंतर्गत काम करती हैं, उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला आता है आपका यू कॉस्ट। यू कॉस्ट नाम से ही ये प्रसिद्ध है और एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। यू कॉस्ट की स्थापना कब हुई, कहाँ स्थित है, क्या कार्य करता है, तो ये आप लोग अच्छे से इसे कर लेंगे कवर। ठीक है, तो यू कॉस्ट का फुल फॉर्म आपका उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी कि उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। स्थापना की बात करें तो 21 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो पंजीकरण है एक संस्था के रूप में, एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में, ये 2002 में हो गया था, नवंबर 2002 में, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट यानी कि सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत इसका पंजीकरण हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है यू कॉस्ट की स्थापना कब हुई, तब आप 2005 के साथ ही जाएं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किस वर्ष यू कॉस्ट को एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया, तब आप लिखेंगे नवंबर 2002। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने कॉपी किया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लें अच्छे से। देखिए इनके जो कार्य हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े से कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि आपके बहुत से संस्थान हैं जिनके कार्य थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो आप लोग अच्छे से इनके कार्यों को समझें। देखें, यह है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। जैसा कि अभी हमने बात किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी संचालित होंगे उत्तराखंड सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये भी एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसका उद्देश्य है राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ाना ये किसका कार्य है, ये आपका यू कॉस्ट का कार्य है। इसके साथ साथ मेन चीज़ें क्या हैं, देखिए, यह परिषद मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध, विकास, प्रदर्शन, विस्तार, लोक व्यापीकरण, उद्यमिता विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करता है। तो सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी आधुनिक तकनीकें चल रही हैं, ठीक है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध एवं विकास, प्रदर्शन आदि ये कार्य किसके हैं, ये यू कॉस्ट के हैं। तो यू कॉस्ट का सिंपल कार्य हो गया आपका वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे संस्थान की, जिसका नाम है यू सर्क। तो पहले हमने यू कॉस्ट पढ़ा, अब हम देखेंगे यू सर्क। यू सर्क कहने का मतलब है उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, यानी कि उत्तराखंड साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, तो यूसर्क। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी 2005 में हुई है। देखिए परीक्षा वाणी में इसे 2 फरवरी 2006 लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें 2005 ही दिया है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग पूछ देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका देहरादून में है और दोनों का ही मुख्यालय देहरादून में है, यू कॉस्ट का भी यूसर्क का भी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान
अनुसंधान करना। अब देखिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अनुसंधान करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यू सर्क लिखा है ना, आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रिसर्च। तो यहाँ से आयोग क्वेश्चन बना सकता है कि निम्न में से आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण करना किसका कार्य है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेंगे यू कॉस्ट, यू सर्क, यू सेक। तो आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लें, यू सर्क है, केवल एक ही है जिसमें आर लगा हुआ है और आर मतलब है रिसर्च, जो कि आपका यू सर्क वाला है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया इनके कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आयोग क्वेश्चन बना सकता है। तो इसका उद्देश्य, दो उद्देश्य मेनली, एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या करना, अनुसंधान करना। दूसरा शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करना, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी आपके कोई डाटा देना होगा, ठीक है, कोई शिक्षा देनी है, प्रशिक्षण देना है, चाहे वो किसी लघु वैज्ञानिक हों या फिर कोई छात्र हों, शोध करने वाले या पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हों, तो उन सभी को प्रशिक्षण देना, ये कार्य किसको है, दिया गया है यू सर्क को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। इसका प्रमुख कार्य शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान करना, समन्वय करना, निर्देशन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके कार्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे सीधा पूछेगा कि अनुसंधान या फिर एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कौन कर रहा है, तो यू सर्क है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में इन्हीं सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करने के लिए करने हेतु प्रदेश के 3 जनपदों में, कितने, 3, कौन कौन से, जो सीमावर्ती जिले हैं आपके ऊपर के, ठीक है, यानी कि उत्तरकाशी है, फिर चमोली है, पिथौरागढ़, ये लगातार हैं। एक साथ ही तीनों की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को, तो आपको पता होगा। तो इन 3 जनपदों में स्टेम नाम से एक सिस्टम शुरू किया गया है, और स्टेम क्या है, ये आपकी प्रयोगशालाएँ हैं। तो किस चीज़ की ये प्रयोगशाला है, क्योंकि जो यू सर्क है ये शिक्षण का कार्यक्रम कर रहा है ना, शिक्षण कर रहा है या फिर प्रशिक्षण दे रहा है उन लोगों को जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें शिक्षण या प्रशिक्षण देने के लिए इसने स्टेम नामक एक प्रयोगशाला स्थापित की है 3 जनपदों में। वो क्या है, तो स्टेम का मतलब है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये ऐसी प्रयोगशाला है जहां पर आपका विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स से संबंधित शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखें, जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए, जल संरक्षण आदि के लिए नदी पुनर्जीवन केंद्र की स्थापना। तो यहाँ से डायरेक्ट आयोग क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण या जल संरक्षण के लिए नदी पुनर्जीवन केंद्र की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई है, तो ध्यान रखेंगे यू सर्क के द्वारा। ठीक है, और ये जो डेटा है ये आपका करंट अफेयर का डेटा है। तो मैंने प्रयास किया है कि आपका परीक्षावाणी डेटा के साथ साथ करंट में अगर इन संस्थानों के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है, तो मैं उसे भी यहाँ पे कवर करूँ। ठीक है, आगे देखें, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी किस पर, CISC नाम से। CISC कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट कम्युनिकेशन। तो इस टॉपिक पर आपका एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, कहाँ पर, देहरादून में। तो ये किसके तत्वाधान में हुई है, यू सर्क के, क्योंकि यू सर्क का कार्य है तुम्हारा अनुसंधान करना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नई नई खोजें करना। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। आगे अब तीसरा संस्थान देखते हैं, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अब अंतरिक्ष उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें ये संचालित करता होगा। तो इसका फुल फॉर्म, इसका नाम है आपका यूसैक। ठीक है, यूसैक का फुल फॉर्म क्या हुआ, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि ये कार्यक्रम किस संस्थान से संबंधित है, ऑप्शन यूसैक, यू सर्क या फिर यू कॉस्ट मिलेगा। इसीलिए इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, तब आप बड़ी आसानी से आंसर तक जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना हुई है 21 सितंबर 2005। अब देखिए आपके लिए अच्छी चीज़ क्या है कि जो 3 संस्थान हैं यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सबसे बड़े, उन सभी की स्थापना 2005 में ही हुई है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद करने के लिए आसान हो जाएगा। अब यूसैक जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तराखंड राज्य की नोडल एजेंसी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उत्तराखंड सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है, यूकॉस्ट, यूसर्क, यूसैक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखें यूसैक, क्योंकि इसका मतलब है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई थी। ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ देखें, उद्देश्य मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इन तीनों ही संस्थाओं के अलग अलग उद्देश्य हैं और इनको याद रखेंगे आप अच्छे से, क्योंकि कन्फ्यूजन करेगा आयोग। ठीक है,
इसका उद्देश्य देखें, सुदूर संवेदन, सुदूर शिक्षा, इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना प्लस आपदा प्रबंधन करना। तो ये आपदा प्रबंधन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है और इसके लिए इसे जो आपका एक तरीके से प्रोत्साहन भी दिया जाता है, यानी कि अवार्ड किया जाता है इसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जल संसाधन प्रबंधन, हिमनद का अध्ययन करना, ये भी इसी का कार्य है। स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, वेब आधारित विद्यालयी सूचना प्रणाली आदि क्षेत्रों में कार्य करना। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य इसका, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर उसकी तैनाती करना। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट करंट अफेयर है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जो राज्य के विकास के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर उसकी तैनाती करना किसका मेन उद्देश्य है? यूकॉस्ट, यूसर्क, यूसैक, तो आप ध्यान रखेंगे यूसैक का, ठीक है, अंतरिक्षीय उपयोग केंद्र वाले का। बाकी अंतरिक्ष नाम के साथ आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना सोचेंगे इसका संबंध खगोल विज्ञान से होगा, ठीक है। तो खगोल विज्ञान जो है वो आपका एरीज का कार्य है, ये आपका यूसैक है, जिसके मेन उद्देश्य हैं आपदा प्रबंधन करना और जल संसाधन का प्रबंधन करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, इसके साथ साथ भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का विकास करना, ठीक है। तो ये इनके मेन उद्देश्य हैं। अब सुदूर संवेदन क्या होता है ये भी आप लोग समझते होंगे। सुदूर संवेदन कहने का मतलब है ना, जैसे सैटेलाइट से चीज़ों को नोट करना या फिर उनको उनकी डिटेल में स्टडी करना, ठीक है। तो सैटेलाइट से अगर किसी चीज़ की स्टडी की जाती है तो सैटेलाइट हमसे बहुत दूर है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से कोई कार्य किया जाएगा तो उसे सुदूर संवेदन कहा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह उपग्रह सुदूर संवेदन तकनीक के आधार पर अनेक प्रकार के आंकड़ों का सृजन और उपयोगी डेटाबेस तैयार करता है। तो अब यहाँ पे डेटाबेस की बात आई तो आप लोग एक चीज़ सुन लें कि 2021-22 में या फिर 22 के ही शुरुआत में, ठीक है, 2022 में इसके द्वारा यूसैक के द्वारा डिजिटल डेटाबेस सृजन कार्यक्रम तैयार किया गया या फिर चलाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो आपका इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि उपयोग और शहरी तथा ग्रामीण सर्वेक्षण करना, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना भूमि का उपयोग लोगों के द्वारा या फिर अन्य कार्यक्रमों के लिए हो रहा है, तो इसका सर्वेक्षण करना, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट देखेगी और बता सकती है कि भैया इतने भाग में जंगल हैं, जैसे आपका जंगल का डेटा दिया जाता है, वनावरण कितना है, तो ये सब सैटेलाइट के कार्य हैं। तो ये सुदूर संवेदन ही कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ राज्य का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना जिसके आधार पर हर जानकारी हमें राज्य संबंधित मिल सके डिजिटली, ठीक है, घर बैठे फ़ोन पे। तो ये इसका मेन कार्य था। और दूसरा, डिजिटल डेटाबेस सृजन योजना के तहत ही इसने क्या किया है, भूस्थानिक सेवा पोर्टल की भी शुरुआत की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इनको सबको ऐड कर लो, ठीक है। भूस्थानिक सेवा पोर्टल, डिजिटल डेटाबेस सृजन कार्यक्रम, ये किसके द्वारा शुरू किए गए हैं आएगा, या फिर GIS सिस्टम किसने तैयार किया। और GIS कहने का मतलब होता है आपका जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपका ऊपर से सैटेलाइट से देखकर पूरा का पूरा जो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, आंकड़े तैयार किए जाएंगे, कितना जंगल है, कहाँ पानी के स्रोत हैं, ठीक है, कितनी झीलें हैं, कितनी नदियाँ हैं। तो ये सारी की सारी होती है आपकी क्या, डिजिटल डेटाबेस किसी राज्य का, ठीक है। तो ये सारा कार्य किसको दिया गया है, यूसैक को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे अगले एक संस्थान की, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद। ये इंपॉर्टेंट है, UCB, अभी न्यूज में थी और मैंने इसे संक्षिप्त वाले भाग में कवर करवाया है, ठीक है। हमने इस चैप्टर की संक्षिप्त पहले ही कवर कर लिया, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखें। तो यूकॉस्ट के बाद आपका UCB की बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हो गई थी, ठीक है, फरवरी 2003 में। लेकिन किस रूप में हुई थी, राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम यानी कि स्टेट बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो फिर UCB नाम कब दिया गया, UCB के रूप में कब चर्चा में आया, तो ध्यान रखें फरवरी 2003 में SBP के रूप में स्थापना, लेकिन वर्ष 2014 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अंतर्गत इसे रखकर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल यानी कि UCB। तो ध्यान रखें 2003 फरवरी में स्थापना हुई और किस नाम से, SBP यानी कि स्टेट बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम के रूप में, ठीक है। लेकिन 2014 में इसे भारत सरकार के अधीन कर दिया गया, ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार है, इसे करेक्ट कर लेना, इसके अधीन कर दिया गया और इसका नाम हो गया आपका उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल UCB, ठीक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखें, पहले तो ये देख लें कि कहाँ स्थित है। UCB की जो स्थापना हुई है ये आपका 2003 में यहीं पे हुई थी, अभी भी यहीं है। UCB की स्थापना हल्दी पंतनगर में, ठीक है। अब बहुत से लोग इससे कंफ्यूज होंगे, हल्द्वानी लिख देंगे, ठीक है, तो हल्द्वानी ऑप्शन में मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है भैया, हल्दी जगह है, हल्द्वानी नहीं। और हल्दी जगह कहाँ है, ये उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर नामक स्थान पर स्थित है। तो ध्यान में रखें UCB आपका हल्दी पंतनगर में है, ठीक। अब ये न्यूज में इसलिए चला क्योंकि अभी जो आपका पटवा डांगर वाला वैक्सीन इंस्टीट्यूट था उसको इसके अधीन कर दिया गया जून 2020 में, इसीलिए चर्चा में आया था, ठीक। वर्तमान में
2019 से, इसे भी आप लोग 2019 दिया है, कहीं पे 2020 दिया है तो ध्यान रखें। वैसे ये न्यूज़ 2020 की थी, जून 2020 में, ठीक है। तो वर्तमान में 2019 से यूसीबी जो है कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत है। और जून 2020 में प्रदेश सरकार ने पटवा डांगर नैनीताल स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि वही वैक्सीन इंस्टीट्यूट जहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती थी, इस जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से लेकर उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अधीन कर दिया। तो आप लोग ये समझें कि जो पटवा नागर नैनीताल में आपका वैक्सीन इंस्टीट्यूट था जहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती थी, ये पहले किसके अधीन था? पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन। कब से? 2005 से, ठीक है। 2005 से पंतनगर के अधीन था, लेकिन 2020 में इसे यूसीबी के अधीन कर दिया गया और इसीलिए ये थोड़ा सा चर्चा में आया था, पटवा डांगर नैनीताल भी और यूसीबी भी, ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये वैक्सीन इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1903 में ही कर दी गई थी, अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है, बहुत पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये देश का एक बहुत अच्छा संस्थान है, इसने बहुत सी बीमारियों को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन वर्तमान में इसे किसके अधीन कर दिया गया? यूसीबी के अधीन, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन का फॉर्मेशन जो है वो लगभग ठप हो गया था, इसलिए। 2005 से पहले स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट था। 2005 से पहले इसे स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। फिर 2005 में इसे पंतनगर के अधीन किया गया, लेकिन जून 2020 में से किसके अधीन कर दिया गया है? यूसीबी के अधीन, ठीक। स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के उद्देश्य से भारत में वैक्सीन का निर्माण पटवा डांगर में ही सर्वप्रथम हुआ था और भारत को स्मॉल पॉक्स मुक्त करने में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स कितनी भयंकर डिजीज है, ठीक है, जिसमें आपके पूरे शरीर में ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। पहले ऐसा होता था, अब तो ये सामान्य बीमारी है, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि इससे बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी, ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका टाइम डेवलप हुआ तो इसके लिए वैक्सीन्स बनने लगी, तो हमने इस पर काबू पा लिया। अब तो खैर देखने को नहीं मिलती, लेकिन आपने शायद बचपन में सुना होगा कि एक ना एक बार जीवन में ज़रूर होते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये आपका इसको समाप्त करने के लिए इस इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा 1957 में एंटी रेबीज नर्वस टिश्यू नामक वैक्सीन का इसने उत्पादन किया था। जो कुत्ते के काटने पर बीमारी होती है रेबीज, तो उसको समाप्त करने के लिए ये वैक्सीन डेवलप की गई थी। इसके अलावा टिटेनस वैक्सीन का उत्पादन भी यहीं से हुआ, जो कि 2003 में किया गया था। तो ये इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य थे इस इंस्टीट्यूट के। कौन सा? पटवा डांगर नैनीताल में स्थित वैक्सीन इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन अभी इसको यूसीबी के अधीन कर दिया गया और ये अब राज्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया, ठीक है। अक्टूबर 2005 में राज्य सरकार ने राज्य वैक्सीन संस्थान यानी कि स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट को पटवा डांगर को जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसको हस्तांतरित कर इसकी स्थापना जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में की थी, ठीक। यानी कि इसे जाना जाता था किस रूप में? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में। 2005 में से पंतनगर के अधीन किया था, लेकिन जून 2020 में अब पंतनगर से हटा के यूसीबी के अधीन किया गया, ठीक। आगे देखते हैं पटवा डांगर में अब इसको जब स्थानांतरित किया गया यहाँ से यूसीबी के अधीन इसको रख दिया गया, तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ों की स्थापना को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। तो क्या क्या है देखें। पहला है जैव विविधता पार्क, दूसरा है जैव विविधता आकलन संग्रह और संरक्षण केंद्र, वाणिज्यिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, हाईटेक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली सुधार केंद्र। तो ये पांच आपके ये पांच जो आपके संस्थान हैं, इनको भी यहाँ पे अब स्थापित किया जाएगा। इसका एक तरीके से प्रस्ताव रखा गया है जब इसको यूसीबी के अधीन किया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया वैक्सीन जो बनना था वो ठप हो गया था, एक तरीके से बंद हो गया था, ठीक। तो दोबारा से इसे पुनर्जीवित करने के लिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं रूटएग। रूटएग क्या है? रूटएग जैसे कि नाम से पता चल रहा है रूरल, ठीक है, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। तो ये आपका रूटएग है। रूरल कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र। तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राज्य में रूटएग यानी कि रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप परियोजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या होगा फिर? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले जाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना किसका कार्य है? किसी प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, रूटएग। आगे चलते हैं। प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। नाम से तो ये आपका बिल्कुल अजीब सा कार्यक्रम लगता है, प्लेनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी ग्रह वाला कार्यक्रम होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये अभी बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है, तो आगे बन सकता है। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यूकॉस्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है आपका? ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य एवं देश के सामने लाना जिन्होंने कोई नई खोज तो की है, कोई स्पेशल चीज़ खोजी, लेकिन संसाधनों सुविधाओं आदि के अभाव में वह लोगों के सामने न आ पाया हो, ठीक है। यानी कि देखा होगा ना, गांव में भी कुछ ऐसे दिमाग होते हैं आपके जो कि बहुत तेज हैं, बहुत आगे हैं और कई नई चीज़ें डेवलप कर देते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है।
उनके पास ना संसाधन है, ना पैसा है, ना अन्य चीज़ें हैं, ना ऐसी पहुंच है उनकी कि वो लोगों के सामने आ सकें, अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तो ऐसे ही प्रतिभाओं को समाज के सामने लाने या देश के सामने लाने और देश के विकास में मदद करने के लिए इनको ये कार्यक्रम चलाया गया है, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम, ठीक है, जो कि यूकॉस्ट का ही एक कार्यक्रम है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, विद्यालयों में गोष्ठी की जाती है, परिचर्चा, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो विद्यालयों में आपका जो विज्ञान प्रदर्शनी चलाई जाती थी वो भी इसी के तहत चलाई जाती है, ताकि पता चले कि भैया कौन छात्र जो है कितना अच्छा काम कर सकता है, कितना अच्छा मॉडल तैयार कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है विज्ञान धाम। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग से जोड़ने के लिए सीधा क्वेश्चन बनेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी को शिक्षा और उद्योग के विकास से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है या फिर किसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, विज्ञान धाम, इसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, झांझरा वन रेंज देहरादून में। तो झांझरा रेंज जो है, झांझरा देहरादून, यहाँ पर आपका विज्ञान धाम की स्थापना की जानी है। उद्देश्य याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और उद्योग को आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना, ठीक है। यह साइंस सिटी की जरूरत को पूरा करेगा। यहाँ एक म्यूजियम तथा अनेक शोध और प्रयोग सामग्री भी होंगे। यहाँ वैज्ञानिक गोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ आदि भी होंगी। तो ये आपके अन्य फैक्ट हैं इसके। तो इतना ही ध्यान रखना कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, शिक्षा को विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जोड़ना और साथ ही साथ उद्योग को भी, ठीक है। अगला है देखिए कुछ परियोजनाएं, 3 यहाँ पे परियोजनाएं आएंगी जिनको हम पढ़ेंगे, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए या फिर लोगों के जीवन स्तर को ठीक करने के लिए चलाई गई है। पहली है आरोही, ठीक है, दूसरी आएगी आपकी शिखर, तीसरी आएगी सिस्को। अब आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखो आपके यहाँ जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसमें आपके 3 स्टेप हैं मेनली। एक तो आता है आपका जो स्कूल हम जाते हैं 1 से लेकर कक्षा 12 तक, तो 1 से लेकर कक्षा 12 तक हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आता है आपका उसके ऊपर फिर कॉलेज आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और शिक्षा है आपकी तकनीकी शिक्षा, ठीक है, जो लोग आपका जैसे बीटेक हीटेक करते हैं या फिर आपका इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीए एमसीए इस टाइप के कोर्स, ठीक है। तो 3 आपके यहाँ पे शिक्षा से संबंधित एक तंत्र है आपके पास, ठीक। तो इनमें आपका अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए, तो उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे करके इनको विभाजित करेंगे। पहली है आरोही परियोजना, सबसे पहली परियोजना है आरोही। आरोही मतलब कहने का मतलब है आपका आरोहण क्या होता है, शुरुआत चढ़ाई करना, ठीक है, चढ़ना, एक एक स्टेप करके आगे चढ़ना, तो उसी के लिए आरोही परियोजना है। तो ये कहाँ चली होगी, आपकी जो आपके छोटे स्कूल हैं जैसे हाई स्कूल है और इंटरमीडिएट है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं में, ठीक है। तो ये सबसे पहली परियोजना है। शुरुआत हुई है देखिए 19 मई 2002, अच्छा है, रट लें, इंपॉर्टेंट है। तो 19 मई 2002 से इसकी शुरुआत हुई है और 2002 में हुई है। तो 2 कंपनियों का यहाँ पे सहयोग रहा, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल। माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनियों के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों के लिए, ठीक है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट केवल सबसे छोटे लेवल के जो स्कूल हैं, सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, तो इसके लिए शुरू की गई आरोही परियोजना। और क्या किया जाता है इसके अंतर्गत, कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो इसके लिए यहाँ पे कंप्यूटर लैब और कुछ कंप्यूटर दे दिए जाते हैं स्कूल में, और कक्षा 11 और 12 के बच्चों को क्या किया जाता है, एक आपका जो पीरियड है वो कंप्यूटर का भी रखा जाता है और उसको सिखाया जाता है बेसिक, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना आरोही परियोजना का उद्देश्य। इस परियोजना के तहत हजारों विद्यालयों और डायटों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाते हैं। शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए इसी परियोजना के तहत एक IT अकादमी की स्थापना की गई है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी परियोजना, तो शिखर। शिखर मतलब ऊंचाई, ठीक है। अब जैसे हमने इंटरमीडिएट पास कर लिया तो हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं, उच्च शिक्षा यानी कि ऊंचाई वाली शिक्षा, तो उच्च शिक्षा में शिखर परियोजना चलेगी, ठीक है। तो ये उच्च शिक्षा कौन सी है, कॉलेज वाली। तो देखें महाविद्यालयों में, यहाँ साफ साफ लिखा है महाविद्यालयों में, लेकिन कार्य क्या सेम होगा, यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना। लेकिन किस प्रकार की कंप्यूटर शिक्षा, बेसिक कंप्यूटर तो आप सीख चुके हैं ना इंटरमीडिएट और 10 में ही, तो यहाँ पर रोजगार से संबंधित IT शिक्षा। IT कहने का अर्थ क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक। जैसे आजकल जो साइबर क्राइम हो रहा है, इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए या फिर इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो IT शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसका मेन उद्देश्य शिखर परियोजना का। इसके लिए भी 2 कंपनियों ने सहयोग किया है, कौन कौन सी, एक्टेक और ECIL, तो याद रखेंगे। इसके तहत क्या किया जाता है, आपका MCA कोर्स के समान ही पाठ्यक्रम वाले एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, MCA क्या है आपका, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA MCA के जो कोर्स होते हैं उन्हीं के जैसा कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है, और एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है इसका यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि
किस परियोजना के तहत रोजगार उन्मुख IT शिक्षा महाविद्यालय में प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखेंगे शिखर परियोजना, ठीक है। किसके द्वारा शुरू की गई है? एक्टेक और ECIL कंपनियों के सहयोग से शुरू की गई है, ठीक है। इसके तहत आपका कौन सा डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया गया है? एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। योजना के अंतर्गत सरकार जो है निजी जो कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां, इन्हें क्या कर रही है? कंप्यूटर लैब तैयार करके दे रही है विद्यालयों में। तो ये यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा सामग्री और प्रमाण पत्र ये देना किसका कार्य है? निजी कंपनियों का। ये सरकार उपलब्ध नहीं कराती है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इस परियोजना के तहत जो आपका आरोही थी, उस परियोजना के तहत देहरादून में IT अकादमी खोली गई है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, जिसे कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट अकादमी। इसी प्रकार इस परियोजना के तहत IT अकादमी की स्थापना की गई है, लेकिन कहाँ? नरेंद्र नगर टिहरी में। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा की गई है? HP के सहयोग से, ठीक है। तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही ध्यान रखें। तीसरी परियोजना आई भैया सिस्को। तो हमने कहा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों हो गए, फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में कॉलेज भी हो गया। तीसरा पार्ट क्या बचा? तकनीकी शिक्षा। कुछ हमारे पास टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी तो हैं, ठीक है, जैसे BTech कराने वाले, इंजीनियरिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट। तो उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे चलाई गई आपकी सिस्को परियोजना। तो ध्यान रखें तकनीकी विद्यालयों के लिए कौन सी है? सिस्को, ठीक है। सिस्को यानी कि तकनीकी विद्यालयों से हम कह रहे हैं कि भैया कुछ सीखो, तो सीखो से सिस्को आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे आपका सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि CCNA कोर्स चलाने के लिए ये सिस्को परियोजना शुरू की गई है और इस परियोजना के तहत छात्रों को CCNA में डिप्लोमा डिग्री दी जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट योजना है। तो तीनों होगी आरोही, शिखर और सिस्को। कहाँ कहाँ? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले में आरोही, उसके बाद उच्च शिक्षा में आपका आ जाएगी शिखर और उसके बाद तकनीकी शिक्षा में सिस्को। अगला देखें हर्मिटेज भवन। हर्मिटेज भवन है नैनीताल में। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही हो गया कि कहाँ स्थित है हर्मिटेज भवन? नैनीताल में। हर्मिटेज भवन होता क्या है? देखो IT जो तकनीक है आपकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो IT की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नैनीताल में हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई और इस हर्मिटेज भवन को ज्ञान के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आप लोगों के लिए, याद रखेंगे। IT हर्मिटेज भवन होता क्या है? जो IT हमारी तकनीकें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित जितनी भी हमने तकनीकें शुरू की हैं, उन सभी तकनीक को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एक भवन बनाया गया है, ठीक। इस भवन को अब कुमाऊं विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। भवन में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सिस्को, ऑरिकल आदि विश्वविख्यात कंपनियों ने केंद्रों की स्थापना की है ताकि ये यहाँ पे शिक्षा दे सकें अपने तरीके से, ठीक है। आगे देखें डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना। अब नाम से पता चल रहा है डिजिटल लाइब्रेरी है। तो भैया आप लाइब्रेरी में जाते हैं, पुस्तकालय में, वहाँ किताबें होती हैं, आप लोग किताबों को पढ़ते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने कोई किताब पढ़नी है और उस लाइब्रेरी में है ही नहीं, लेकिन वो आपके दूर कहीं शहर की लाइब्रेरी में है, तो आप लोगों ने उस किताब को पढ़ने वहाँ जाना पड़ेगा। क्या हो अगर आपको यहीं इसी लाइब्रेरी में वो किताब उपलब्ध हो जाए? तो इसी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए या फिर इसी मांग को पूरी करने के लिए आपका ये कार्यक्रम चलाया गया है। यहाँ पे क्या किया जाता है, सिंपल आपको समझाऊँ सिंपल शब्दों में, तो किसी लाइब्रेरी में आप लोग बैठे हैं, तो वो लाइब्रेरी जिस भी विद्यालय या जिस भी संस्थान की है, उस संस्थान की पूरे के पूरे राज्य में जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, उन सभी में जो भी पुस्तकें होंगी उन्होंने इसे डिजिटल फॉर्म में एक एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध करा दिया है। अब आप कहीं भी बैठ के उस संस्थान से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें एक ही जगह पढ़ सकते हैं। तो यही है डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, ठीक है। तो देखिए राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से संचालित की योजना है, ठीक। तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना है, नेटवर्किंग के जरिए आपस में जोड़ना कह रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा रहा होगा, जो वहाँ पे जितनी भी सामग्री है विश्वविद्यालयों की वो सभी एक जगह उपलब्ध कराना, ठीक है। ये किसके सहयोग से चलाई गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, HP के सहयोग से। डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना HP के सहयोग से चलाई गई है। इससे विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध तथा अध्ययन या अध्यापन कार्यों के परस्पर समन्वय में मदद मिलेगी। तो भैया ऑब्वियसली मिलेगी। आप किसी विषय पे रिसर्च कर रहे हैं और आपको कोई पुस्तक चाहिए और यहाँ है ही नहीं, तो आप लोगों ने दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ से लानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। इससे तो ऑनलाइन उपलब्ध हो जा रही है यहाँ, तो आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ज्ञानोत्कर्ष परियोजना। तो देखिए नाम ये ज्ञानोत्कर्ष है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पहले, आगे भी बन सकती है। तो ज्ञानोत्कर्ष परियोजना है क्या? ज्ञान का उत्कर्ष करना। देखो नाम अलग है लेकिन इसके अंतर्गत चीज़ें इतनी डिफरेंट हैं कि आप लोगों को अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जबकि लग रहा है कि किसी टॉपिक पे जानकारी देना या फिर कोई किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे पहुंचाना, इस टाइप के इसका उद्देश्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये इस परियोजना का मेन उद्देश्य है।
किसके सहयोग से चलाई गई है? इंटेल कंपनी के सहयोग से। और यहाँ पे ऋण कौन देता है? SBI के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए क्यों चलाई गई है और ज्ञानोत्कर्ष क्यों कहा? क्योंकि व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीद के ये क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर शिक्षा में माहिर हो सकते हैं, कंप्यूटर की शिक्षा को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चलाया गया है। आगे देखें, सूचना प्रौद्योगिकी IT, हम सुबह से IT पढ़ रहे हैं, ठीक है। IT अकादमी, IT टेक्नोलॉजी या IT पार्क, तो ऐसे पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु IT पार्कों की स्थापना के साथ ही उद्योग जगत को भी IT सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो IT जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका मैंने बता दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ। जो भी साइबर ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हैं ऑनलाइन, जो भी आपको सेवाएं मिलती हैं वो सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो IT इसलिए ज़रूरी है। और इसी यहाँ पे बहुत सारे क्राइम भी होते हैं ऑनलाइन, इनको रोकने के लिए IT एक्ट भी आया था। और इसी बार पुलिस के पेपर में ही पूछा गया था कि IT एक्ट कब पारित हुआ? 2000 में आया था आपका IT एक्ट, ठीक है। और 2008 में इसमें संशोधन भी हुआ है। IT एक्ट में संशोधन कब हुआ पूछा जाएगा तो 2008 में, ये ध्यान में रखना आप लोग, इसको हम कंप्यूटर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT नीति 2018 की है। इसके बाद इस IT नीति के तहत क्या क्या स्थापना यहाँ पे हुई है, देखो। पहला है IT पार्क की स्थापना। IT पार्क सहस्त्रधारा देहरादून में स्थापित किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क या सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, दोनों ही नाम से पूछा जा सकता है, या फिर IT पार्क पूछेगा। तो तीनों नाम आप लोग ध्यान रखें। IT पार्क की स्थापना देहरादून में, कहाँ पर? सहस्त्रधारा में। 65 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है और इसे दून साइबर टावर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं IT अकादमी की। तो आप लोग दो चीज़ें याद रखेंगे। IT अकादमी देहरादून में है, किसके द्वारा स्थापित? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है IT अकादमी कहाँ है जो कि HP द्वारा डेवलप की गई है, तो आप ध्यान रखें नरेंद्र नगर में। तो IT अकादमी दो जगह है, एक तो आपकी IT अकादमी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, तो पूछेगा ऐसे ही कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा IT अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? देहरादून में। आपसे पूछ देगा कि HP के द्वारा IT अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है, तब आप ध्यान रखें नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है। इसके अलावा देहरादून में IT अकादमी है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो IT पार्क देहरादून सहस्त्रधारा में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेलाकुई देहरादून में, IT अकादमी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा देहरादून में। तो ये तीन चीज़ें याद रखें। आगे चलते हैं। जैसे हमने पढ़ा IT पार्क, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाता है BT पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी IT पार्क, दोनों एक साथ कहाँ स्थापित किए गए? तो इनकी एक साथ स्थापना हुई है पंतनगर में। क्योंकि पंतनगर जो है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आपका बायोलॉजी से संबंधित शोध कार्य होते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल पार्क जो है आपका, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क BT पार्क, ये कहाँ स्थापित है? पंतनगर में। इसके साथ साथ यहाँ पे IT पार्क की भी स्थापना की गई है। अगला देखें, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी अभी हमने बात की कि जून 2020 में वो किसके अधीन हो गया? UCB के अधीन। तो वो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो पटवाडागर नैनीताल में स्थापित है, ठीक है। अब ऐसा नहीं समझना है कि वो UCB के अधीन हो गया तो यहाँ से उठा के बिल्डिंग ही ले गए होंगे, ऐसा थोड़ी संभव है। वो तो अपना पटवाडागर में ही होगा, ठीक है। लेकिन पहले वो कृषि पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन था, अब UCB के अधीन है। देखिए, प्रथम राइट ऑफ वे, ये एक नीति है, पहली बार ये नीति प्रख्यापित की गई है उत्तराखंड सरकार में। तो ये नीति कब की है पूछा जाएगा। राइट ऑफ वे नीति 2018 की है, जब आपकी IT एक्ट आया, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति आई, उसी वर्ष आपका राइट ऑफ वे नीति भी आई है 2018 में। क्या है राइट ऑफ वे? इसको देखें, राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और सुचारू बनाने के लिए राइट ऑफ वे नीति आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कौन सी नीति लाएगी? तो राइट ऑफ वे नीति। और इस नीति के तहत क्या किया जाता है? इस नीति के तहत राज्य में संचार व्यवस्था के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने और मोबाइल टावर स्थापित किया जाने का प्रावधान है, ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक। आगे देखते हैं ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि सरकार के कामकाज किस में होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, या फिर आप लोग कह सकते हैं डिजिटल रूप में होंगे, केवल कागजी कार्यवाही नहीं होगी, ठीक। आजकल आप लोग देखते होंगे कि सरकार की हर कार्यक्रम के लिए बहुत सी योजनाएं चली गई, बहुत सी ऐप्स आ रही हैं, ठीक है, एप्लीकेशन, जिसमें आप लोग सरकार से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट बन रही है। तो ये किसका एक तरीके से प्रभाव है? ई गवर्नेंस का, ठीक है। तो देखें ई गवर्नेंस क्या है। सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का
प्रयोग करना ही आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। तो मैंने बताया सूचना प्रौद्योगिकी कहने का सिंपल मीनिंग हुआ जो भी आप लोग ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पहले, तो ध्यान रखें 2001 में, ठीक है। किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है, 2001 को। यह भी हाल ही के पेपर में पूछा गया था। आगे देखें, राज्य में भू अभिलेखों के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। तो आप लोग कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, या फिर आपका ज़मीन की नापजोख हो रही है, तो इन सब का डेटा रखने के लिए, भू अभिलेख जो होते हैं इनका डेटा रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसका नाम है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले, ध्यान रखें। अब देवभूमि के द्वारा क्या होगा, खसरा खतौनी की जो नकल है कंप्यूटर से आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सारी की सारी जानकारी तो उस देवभूमि सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। तो आसानी से आप लोग अपनी खसरा खतौनी कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी 30 रुपये में, 35 रुपये में, 50 रुपये में हो जाती है। आगे देखें, राज्य क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्किंग यानी कि स्वान परियोजना, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्किंग प्रोग्राम। तो जो स्वान परियोजना है, ये स्वान परियोजना क्या है, स्वान परियोजना आपकी जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है, यानी कि भू अभिलेख होते हैं, इनसे संबंधित जो आपका कार्यालय है उसी को स्वान कहा जाता है, ठीक है। तो स्वान कार्यालय ने अभी स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है ये पूछा जाएगा। तो राज्य सरकार ने BSNL के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो BSNL और राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ है स्वान परियोजना के लिए। इसलिए आपने सुना होगा कभी कभी आप खसरा खतौनी निकालने गए या जमीन खरीदने गए तो बोलते हैं कि यार अभी आपका जो नेटवर्क है वो डाउन है, नेट नहीं चल रहा है, तो काम को नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के में तो अच्छा नेट चलता है, क्योंकि आप लोग BSNL यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जियो, आइडिया, एयरटेल ये यूज कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे समझौता किसके साथ हुआ है, BSNL के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रदेश में स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट पोर्टल और स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे, ठीक है, इनकी स्थापना की गई है, ठीक। तो ये सारे के सारे जो हैं ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए शुरू किए गए हैं। आप लोग एक चीज़ सर्च करके रखेंगे, स्टेट डेटा सेंटर जो है राज्य का, वो पहला कहाँ स्थापित किया गया था। आगे देखें, राज्य के 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचनाएं जनता हेतु उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो राज्य के जो 105 सरकारी विभाग हैं और संस्थाएं हैं, इनकी सूचनाएं जनता के लिए उपलब्ध कराने हेतु उत्तरा नामक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। और ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके सहयोग से उत्तरा नामक पोर्टल डेवलप किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा। UNDP के सहयोग से उत्तराखंड राज्य में सरकारी विभाग तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। तो सरकारी विभाग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल किसने शुरू किया, UNDP के सहयोग से, ठीक है। आगे देखें, तो उत्तरा नामक जो पोर्टल है इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे कृषि पोर्टल है, तो कृषि पोर्टल पर आपका कृषि संबंधी सूचनाएं होंगी। ऐसे संस्कृति पोर्टल बनाया है, उसमें सांस्कृतिक जानकारियां आदि मिलेंगी, ठीक है। तो ये है आपका उत्तरा पोर्टल के भाग। अब देखें, राज्य के नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही खिड़की पर आपको सारी सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए और रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया पूछा जाएगा, तो अर्बन पोर्टल, ठीक है। अर्बन और रूरल दो क्षेत्र होते हैं ना, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्बन पोर्टल क्यों शुरू किया गया है, ताकि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक ही सिंगल विंडो पे आपको सारे काम हो जा रहे हैं, ठीक है। सरकारी कामकाज जितने भी हैं कागज से संबंधित, वो आप लोगों के एक ही जगह पे हो जा रहे हैं। तो राज्य के नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, अर्बन पोर्टल। जबकि राज्य सरकार की जितनी संस्थाएं हैं उनकी जानकारियां साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल, उत्तरा पोर्टल। आगे चलते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ई जहाँ पे लगेगा तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डिजिटल माध्यम करने के लिए, ठीक है। तो ई डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट में ही सारे कार्यक्रम आपका इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। तो इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लाई गई थी। इसकी शुरुआत पूछा जाता है 2009 में हुई। कहाँ से हुई है, पौड़ी जिले से, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अब आप कैसे याद रखेंगे, पौड़ी, जब आप कहते हैं ना पौड़ी, तो पौड़ी ई, ठीक है। तो ई डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, ऐसे करके आप लोग ध्यान रख लें, पौड़ी ई। शुरुआत 2009 में पौड़ी जिले से केंद्र के द्वारा प्रायोजित ये योजना है और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, यानी कि सरकारी कामकाज को डिजिटल करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला देखें, जन आधार ई सेवा। तो यहाँ पे आधार लगा हुआ है भैया, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या है, आपका प्रमाण पत्र है। तो आपके प्रमाण पत्र सिर्फ आधार है क्या, नहीं, आपके प्रमाण पत्र तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, हैसियत, चरित्र, ये सब आपके प्रमाण पत्र हैं, ठीक है।
तो जनाधार से आप लोग याद रखेंगे कि राज्य की तहसीलों में जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, इन प्रमाण पत्रों को मात्र 10 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए ये सेवा शुरू की गई है, जनाधार ई सेवा योजना। और इसका पूरा नाम है, कंप्यूटर आधारित इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा योजना है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद रख लें, ठीक है। जनाधार यानी कि आधार कार्ड अर्थात प्रमाण पत्र। तो सभी प्रमाण पत्रों को तहसील में 10 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए। आगे देखें आयुष ग्राम। तो एक ये आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, ठीक है। इसके तहत 5 लाख का आपको कवरेज दिया जा रहा था ना, मुफ्त इलाज होगा, ठीक है। तो आयुष योजना कहते हैं, आपको सब में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, आपका चिकित्सा से संबंधित योजना है। तो नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में आयुष ग्राम स्थापित करने के लिए आयुष ग्राम नामक योजना जो है शुरू की गई है, ठीक है। ये ग्राम क्या होते हैं, इन ग्रामों में अस्पताल के अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ केंद्र, होटल और हर्बल गार्डन आदि विकसित किए जाते हैं। और इन ग्रामों में आपका क्या होगा, लोगों का जो गरीब हैं उन लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है, ठीक। तो वो है आपके आयुष ग्राम। ये भारत सरकार की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना। इस योजना के तहत प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, भवाली नैनीताल में, ठीक है। पहला आयुष ग्राम कहाँ स्थापित किया गया है, भवाली नैनीताल में। और इस आयुष ग्राम की स्थापना और संचालन कौन कर रहा है, ये आपका मशहूर हर्बल कंपनी इमामी ग्रुप। तो इमामी के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, वही इमामी ग्रुप इस योजना को संचालित कर रही है, इस जो ये आयुष ग्राम है भवाली नैनीताल वाला पहला, इसे संचालित कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, नागरिकों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए ही आपका आयुष ग्राम की स्थापना की गई है। पहला आयुष ग्राम है भवाली नैनीताल में। अब आपका अन्य आयुष ग्राम सभी जनपदों में भी शुरू किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन आयुष ग्राम में झंडू सहित, झंडू बाम आता है ना आपका, तो झंडू एक कंपनी है, झंडू सहित अनेक आयुर्वेदिक यूनिटें स्थापित की जा रही हैं। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज भी होगा। तो मैंने आपको बता दिया, गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए, ठीक है। अगला देखें सोलर सिटी योजना। सोलर कहने का मतलब है सूर्य की रोशनी से संचालित कोई भी चीज़, ठीक है। तो सोलर होगी वो, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को यूज करने वाला। सोलर सिटी यानी कि ऐसा शहर जहाँ पर अधिकांश जो चीज़ें हैं, जहाँ पे ऊर्जा की खपत हो रही है, वहाँ पे ऊर्जा का सोलर रूप यूज हो, तो उसे सोलर सिटी कहेंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत इन 11 शहरों में एक शहर उत्तराखंड का भी शामिल किया गया, देहरादून। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। तो सोलर सिटी के तहत उत्तराखंड का कौन सा जनपद सम्मिलित किया गया आएगा, कौन सा शहर सम्मिलित किया गया, तो ये आपका देहरादून है। और इस योजना के तहत किया क्या जाता है, स्ट्रीट लाइट है, चयनित शहर जो हैं इनमें स्ट्रीट लाइट है, होर्डिंग्स लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल आदि को सोलर सिस्टम से संचालित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, गैस पाइपलाइन योजना। तो गैस पाइपलाइन देखिए भैया, जो आपके घरों तक गैस पहुंच रही है या फिर अन्य प्रकार की जो गैसें पहुंचाई जाती हैं, इसके लिए गैस पाइपलाइनों का जाल बिछा होता है, ठीक है, पूरा। तो एक गैस पाइपलाइन परियोजना यहाँ भी चलाई गई है जो उत्तराखंड तक पहुँचती है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना के तहत आंवला, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से लेकर काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में है, यहाँ तक एक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना है, ठीक है। और ये गैस पाइपलाइन की एक शाखा रुद्रपुर तक भी जाएगी। इसके द्वारा क्या होगा, घरों तक जो गैस एलपीजी है, ठीक है, गैस जो होती है, उस गैस की आपूर्ति की जाएगी, ठीक। तो ये गैस पाइपलाइन योजना है। आगे देखते हैं, प्रोपुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। इसको ऐसा ही याद रख लेना भैया, प्रोपुअर आईटी इनिशिएटिव। आईटी क्या हो गया, वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्रोपुअर सूचना प्रौद्योगिकी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने की, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ध्यान रखें, प्रोपुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी किसके द्वारा संचालित है, यूएनडीपी के द्वारा ही संचालित है, वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपका सूचना कुटीरों की स्थापना की जाती है। जैसा हर्मिटेज भवन था नैनीताल में, उसी प्रकार सूचना कुटीर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए या फिर उसका प्रशिक्षण आदि देने के लिए कुछ कुटीर स्थापित किए जाएंगे, उन्हीं को सूचना कुटीर कहा जाता है। और इसके तहत 40 सूचना कुटीरों की स्थापना कहाँ की गई, सबसे सर्वप्रथम नैनीताल जनपद में। आप ध्यान रखें, हर्मिटेज भवन भी नैनीताल में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। और उसी प्रकार सूचना कुटीर भी कहाँ स्थापित किए गए हैं, 40 नैनीताल में। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित प्रोपुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत सूचना कुटीरों की स्थापना कहाँ की गई, तो ध्यान रखेंगे कहाँ, नैनीताल जनपद में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन सूचना कुटीरों पर ग्रामवासी जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, जैसे कि बोर्ड परीक्षाफल, विभिन्न विभागों के संबंध में जानकारी, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की राय आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं,
पर्यावरण संस्थान की। अब आपका साइंस टेक्नोलॉजी सेक्शन जो है खत्म हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का परीक्षावाणी का। अब हम देखेंगे पर्यावरण संस्थान। तो पर्यावरण संस्थान के अंतर्गत देख लें, पहला पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने बात की थी इससे पहली वाली वीडियो में, कौन सा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, तो वो आपका और ये एक ही जगह पे स्थापित है, तो वहीं पे मैंने इनका जिक्र भी किया होगा। तो ध्यान रखें, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, कटारमल अल्मोड़ा में, ठीक है। ये आपका पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित किया गया है, क्योंकि पर्यावरण जो है आपका हिमालय वाले क्षेत्र का, हिमालय रीजन का, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका संकट में है, ठीक है। यहाँ पे आपका लगातार ग्लेशियर खिसक रहे हैं, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से पिघल रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है हम सब के लिए, और अभी आपने देखा कि इनकी वजह से काफ़ी यहाँ पे आपदाएं भी आती हैं, ठीक। तो इस हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही ये आपका संस्थान स्थापित किया गया है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान। कहाँ है पूछा जाता है, कटारमल अल्मोड़ा में, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसकी 2 प्रयोगशालाएं आपकी स्थापित की गई हैं, देहरादून और हल्द्वानी में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। पर्यावरण संस्थान जो अल्मोड़ा वाला है, इसकी 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई हैं, देहरादून हल्द्वानी। किसके सहयोग से की गई हैं, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यहीं पे मैंने इंक्लूड कर दिया विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हमने कल पढ़ा था, कटारमल अल्मोड़ा में है, ठीक है। बोसी सेन 1924 पश्चिम बंगाल में स्थापना, फिर 1924 में यहाँ स्थानांतरित किया, 1936 में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। अगला है रक्षा कृषि शोध संस्थान। तो ये 3 संस्थान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। एक तो गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, दूसरा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तीसरा रक्षा कृषि शोध संस्थान। ये तीनों ही कटारमल अल्मोड़ा में स्थापित हैं, एक दूसरे के बगल में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जो रक्षा कृषि शोध संस्थान है, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान करती है। ये राज्य सरकार की एक फेलोशिप है, ठीक है। तो राज्य सरकार की फेलोशिप पूछी जाती है तो ध्यान रखेंगे कौन सी है, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, यानी कि एक तरीके का पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। किसके लिए, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखें, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। इसके अलावा पर्यावरण पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन कौन से, गढ़ रत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड और सीसीआई ग्रीन अवार्ड। क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है राज्य सरकार का, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन होंगे, एक और ऑप्शन होगा, इतना अच्छा होगा कि उसको देख के लगेगा कि भैया ये तो 100% है ही, बाकी इन तीनों में से कोई निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गढ़ रत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड और सीसीआई ग्रीन अवार्ड, ये तीनों पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। आगे है इको क्लब। तो देखिए इको क्लब क्या है, इको कहने का मतलब क्या है, इकोलॉजी, ठीक है। इको होता है आपका ECO, ये इस शॉर्ट फॉर्म है किसका, इकोलॉजी का, यानी कि पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इको क्लब क्या होंगे, क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य के विद्यालयों में ये इनकी स्थापना की गई है, और इनका जो मेन उद्देश्य है वो है पर्यावरण को संरक्षण देना या पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ठीक है। इसीलिए इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से। तो ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से क्षेत्रीय समस्याओं और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों में किन क्लबों की स्थापना की गई है, इको क्लब। आगे बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है भैया, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ही इस प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है, ठीक। ये किसके तहत किया गया है, हरित उत्तराखंड अभियान के तहत। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रादेशिक सेना का गठन किस अभियान के तहत किया गया, हरित उत्तराखंड अभियान। अब ध्यान रखें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सेना गठित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, और इस सेना में जो प्रादेशिक सेना गठित की गई है, इनमें उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो रिटायर्ड आर्मी के पर्सन है, ठीक है। जैसे रिटायर्ड लोग हैं आर्मी से संबंधित या फिर किसी अन्य विभाग से, तो उन रिटायर्ड लोगों को, आर्मी के लोगों को यहाँ पे प्रादेशिक सेना में, यानी कि इको टास्क फोर्स इसे कहा जाता है, इसमें नौकरी दे दी जाती है, ठीक। और वो क्या करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। किस अभियान के तहत, ध्यान रखना है, हरित उत्तराखंड अभियान, ठीक। आगे देखें,
देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक सेना का गठन करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। आगे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले बना था और इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम। तो शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है, ये क्वेश्चन बना था। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। औद्यानिकी कहने का मतलब है उद्यान, ठीक है। उद्यान मतलब क्या होता है? बगीचे, फलों के फूलों के बगीचे, ठीक है। तो यहाँ फलों के बगीचों की बात हो रही है। तो शीतोष्ण फलों का उत्पादन करना है, कौन से क्षेत्र में होगा? महान हिमालय, मध्य हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि जो आपके उत्तरकाशी है या फिर आपका चमोली है, पिथौरागढ़ है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? जो भरसार पौड़ी में आपका उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला है पर्यावरण मित्र योजना। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। शुरुआत कब हुई है? 2006 में। सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया? श्रीनगर पौड़ी में। किसके द्वारा? श्रीनगर के एक अधिकारी हरक सिंह रावत की पहल पर, ठीक है। तो हरक सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया, ये क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण मित्र अर्थात पर्यावरण के हितकारी लोग, ठीक है, पर्यावरण के मित्र लोग। तो कौन होंगे? जो लोग आपका कचरा उठाते हैं, ठीक है, पर्यावरण को साफ करते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है पर्यावरण मित्र। तो आपकी इस योजना की शुरुआत पूछी जाती है 2006 में हुई है। कहाँ से हुई है? पौड़ी से हुई है, श्रीनगर से। किसके द्वारा की गई? हरक सिंह रावत द्वारा। अब इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है देखें। पर्यावरण मित्र योजना जो है आपका कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित योजना है। तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा निम्नलिखित में से कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित योजना कौन सी है? पर्यावरण मित्र योजना। अगला इंपोर्टेंट, इस योजना के तहत पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं जो घरों से निकलने वाले जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग उठाते हैं, जिससे कि आपका इन कूड़ों का इस्तेमाल करके खाद बनाया जा सके। जैसे जैविक कूड़ा है उससे जैविक खाद बन जाएगी, अजैविक कूड़ा है उसका रिसाइकिल करके कोई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें दोनों को अलग अलग उठाने के लिए जो लोग तैनात किए गए हैं उन्हीं को पर्यावरण मित्र कहा जाता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट कन्फ्यूजिंग जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाता है, योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य में किस योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ध्यान रखें, पर्यावरण मित्र योजना के तहत। कहाँ से शुरू हुई है? श्रीनगर पौड़ी से 2006 में हरक सिंह रावत द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं इको टैक्स। तो इको मतलब मैंने बता दिया इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण। तो पर्यावरण को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाएंगी उन चीज़ों से टैक्स वसूला जाएगा, उसी को इको टैक्स कहा जाएगा। तो मेनली पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं? सामान्य जगहों पे आप देखें तो गाड़ियाँ। हमारे गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस टाइप की गैसेज होती हैं जो कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। तो इको टैक्स इन्हीं वाहनों से वसूल किया जा रहा है। लेकिन कहाँ? इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2009 से की गई है मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इको टैक्स कहाँ वसूला जा रहा है, किस नगर पालिका परिषद द्वारा? 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है मसूरी नगर पालिका परिषद, ठीक है। कब से? 21 सितंबर 2009 से। और किससे वसूला जाएगा? वाहनों से, ठीक है। आगे देखें, अंतिम है माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर। तो माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर क्या है? मीटेरियोलॉजिकल कहने का एक सिंपल मीनिंग है आपका मौसम संबंधी, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर क्यों स्थापित किया गया? देखें, पहले बात तो ये देखें कहाँ स्थापित किया गया है? FRI परिसर देहरादून में, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कल की वीडियो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये देहरादून में है और यहाँ पर ही आपका एक टावर स्थापित किया गया है जिसे कहा जाता है माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर। इसका उद्देश्य क्या है? वानिकी एवं पर्यावरण संबंधी शोध करना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया मीटेरियोलॉजिकल कहने का मतलब मौसम संबंधी है, तो पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा हो रहा है, इनके बारे में शोध करना और इनका वानिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वानिकी को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर शोध करने के लिए ही आपका ये टावर स्थापित किया गया। तो पूछा जा सकता है माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर की स्थापना कहाँ की गई? FRI देहरादून में, ठीक है। और वानिकी यानी कि वनों को लगाना, ग्रोथ करना, उनका संरक्षण करना, ये इसके लिए एक ब्रांच आती है साइंस की, मैंने बात की थी सिल्वी कल्चर, ठीक है। सिल्वी कल्चर क्या होता है? कभी पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, तो ध्यान रखें, सिल्वी कल्चर कहने का मतलब होता है वानिकी यानी कि वन लगाना, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, ठीक है। तो ये था आपका विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित आज का चैप्टर। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम पर्यावरण जो आपका गंगा प्रदूषण है मेनली और प्राचीन मापतौल प्रणाली को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।